हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। और आप सभी के साथ में मैं रजत दुबे यहाँ पर आप सबको इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट्स रेलिवेंट हैं। पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में 450 पेजेस का आता है, आपको वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो फॉर श्योर है कि आपका ये कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। विद इकोनॉमी के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो भी यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम आपको फर्राटेदार बता करके निकल जाएंगे, ये टाइम लगा है जरूर लाने में, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में लाए हैं। इस वजह से आप क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन our discussion on economic survey 2022-23 with me. And here's what is economic survey. Firstly, so economic survey है क्या? अभी 31 Jan 2023 यानी कि हर साल बजट के ठीक पहले, बजट 1 Feb को निकलता है, उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा में यानी कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी उनके द्वारा प्रस्तुत करा जाता है। इसको प्रिपेयर कौन करता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू जो है उसके तहत ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स का है डिपार्टमेंट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो जाता है। और मंत्रालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो मंत्रालय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है। बजट के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री जो है वो आपका फाइनेंस का ही सब पार्ट है, रेवेन्यू उसके अंदर कवर होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि आपको हम बताएं कि इनिशियली ये 1951 से देखने को मिल रहा है, 1964 तक दोनों साथ आता था बजट और इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन उसके बाद से इसको अलग कर दिया गया। और जनरल बजट और रेलवे बजट पहले जैसे वो एक्वर्थ कमिटी के रिकमेंडेशंस पे 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो दोनों अलग अलग आते थे। फिर बाद में वर्ष 2017 से वो दोनों भी अलग अलग हो गए, सॉरी एक हो गए। तो उसी तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इस चीज को दर्शाता है कि पूरे साल का बजट क्या है, आने वाले साल में क्या हम चीजों को लेकर के चलेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे क्या है कि जो बीता हुआ साल है उससे हमने क्या सीखा है, इस चीज को दर्शाया जाता है। खैर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हम कह सकते हैं कि ये अगर और पहले आए, जैसे दिसंबर वगैरह में आए, तो बजट फरवरी में आता है, तो 2 महीनों में हम पॉलिसीज को उस हिसाब से देख सकते हैं कि क्या बदलना चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन ये ओवरऑल आपका इकोनॉमिक सर्वे रहा। अब आप मेजर हम देख सकते हैं, यहाँ पे सेम पॉइंट्स को दर्शाया गया होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एनुअल डॉक्यूमेंट है, जो कि ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। और ये एनुअल डॉक्यूमेंट आपको ये दर्शाता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी पिछले साल प्रीवियस ईयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उस चीज को। और इसको एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट माना जाता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लोकसभा के ही द्वारा इसको लाया जाता है, इन शॉर्ट पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हर साल। और इसके साथ साथ में ये एक आउटलुक देता है किस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा संविधान में कहीं मेंशन नहीं है या ऐसा किसी लॉ के तहत नहीं है कि मतलब वो बाइंड हो कि लाना ही है। लेकिन यस, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लाया जाता है, और ये आपको बता दिया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लाया जाता है, और ये प्रेजेंट होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। अच्छा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो ये रहे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब, ये है वी नागेश्वरन जी। तो इनके द्वारा इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रस्तुत करा गया। इसके अलावा ये बेसिकली टेन्योर जो होता है इनका वो 3 साल का होता है, और ये अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, और इनको रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है। कल जैसे हमने फाइनेंस कमीशन में देखा था कि रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल है, वीडियोस आप देखते रहिए। इसके अलावा कंट्रोल करा जाता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ एस्पेक्ट्स की कुछ बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने के लिए है लगभग 7% के आसपास ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आपसे हम डेटा कहें तो 6 to 6.8% जो है वो कहा गया है, तो अराउंड 7% का आप ग्रोथ रेट देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल 2024 का जो है वो 6.8% जो है वो माना गया है वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कि ये हमारा ग्रोथ रेट रहने वाला है। 6 to 6.8% इंपॉर्टेंट है, बैंक एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि क्या ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का ही डेटा है, तो इसको आप कहीं से भी गलत नहीं ठहरा सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा कहीं ना कहीं जीडीपी जो नॉमिनल टर्म्स में है वो माना जाता है 11% अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में। नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में और रियल टर्म्स में दोनों अलग अलग है। नॉमिनल
बेसिकली हम सबको लेकर के चलते हैं, उसके बेसिस पे आप कह सकते हो, और रियल जब हम इन्फ्लेशन वगैरह को बाहर कर देते हैं उसके बाद हम जो चीज को निकालते हैं वो आप देख सकते हो। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवरऑल, भारत जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। सिर्फ आप कह सकते हो कि 10 से 5वें पे आने के लिए हमने 9 साल में बहुत ही बेहतरीन काम करा है और इस पोजीशन पे अपने आप को ला सके हैं। पीपीपी टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट है। तो पीपीपी मतलब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाला नहीं, ये पीपीपी जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि देश का जो स्टैंडर्ड है रुपये के हिसाब से, जैसे फर्स्ट नंबर पे ये परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब हमारे रुपए को आप किसी और मुल्क में लेकर के जाते हो तो ये कितना स्ट्रांग है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों का कमाई का जो है वो बढ़ रहा है। इस तरीके से आप चीजों को कह सकते हो कि हम अपने रुपयों से कितने चीजों को खरीद सकते हैं, तो ये हमारी क्षमता जो है वो बढ़ रही है। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी में हम थर्ड लार्जेस्ट हैं और ओवरऑल इकोनॉमी में हम फिफ्थ लार्जेस्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आपको ले चलते हैं क्या मेजर शॉक्स रहे हैं एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। तो पहला तो आप सभी को पता ही है कोविड-19, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं, बहुत दुखमय भी रहा है कईयों के लिए और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मजेदार भी रहा है कि चलो बिना पढ़े एग्जाम सब पास आउट हो लिए हैं 10th 12th हर किसी का। तो एक तो कोविड-19 बहुत बड़ा कारण रहा कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो क्रैश करने पे आ गई थी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, अब जाहिर सी बात है वो भी चीजें चल रही हैं और आप देख रहे हो कि अभी भी वो चीजें कंटिन्यूड हैं, तो इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस है वो देखने को मिल रहा है। और कोई भी मुल्क हो, देखिए ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जब भी आप आंसर लिखिए, वैश्विक लेवल पे हम हमेशा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध तो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, हम भारत इतने दूर नक्शे में, हम क्यों, मतलब इनसे हमें क्या आपत्ति विपत्ति है, लेकिन हो रही है समस्या और ये आपके सामने वो कारण है। तो ग्लोबलाइजेशन एक कारण है, जब बहुत तरीके से हम जुड़े रहेंगे मुल्कों के साथ में तो उसका एक ड्रॉबैक भी ये है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन अब गलत है, लेकिन आप इसको उस तरीके से भी आप जरूर कंसीडर करना। और तीसरा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का टाइटनिंग होना, जैसे आपने देखा होगा कि यूएस का जो फेड रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वैसे उनके वहां फेडरल रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक है। तो उन्होंने उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग मतलब रेपो रेट वगैरह को बढ़ा करके रखना, कि कहीं ना रेपो रेट को कहीं ना कहीं इस तरीके से रखना कि आप ज्यादा से ज्यादा जैसे पैसे वगैरह आप जमा करो सेविंग्स अकाउंट में तो आपको पैसों पे इंटरेस्ट ज्यादा मिले, इस तरीके से रेपो रेट वो कम करते हैं ताकि बैंक लोन ज्यादा से ज्यादा दे सके। और एक्चुअली कैसा है कि जब गिल्ट एज सिक्योरिटी माना जाता है यूएस वगैरह को, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पैसा रखने में थोड़ा सा रिस्की समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन यूएस, वहां आप जाहिर सी बात है अगर सेम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो आप सोचोगे कि नहीं यूएस में इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि वो कंट्री जो है वो ओवरऑल में स्ट्रांग है। तो इस तरीके से तीन ये कारण है जो मेजर शॉक्स है, एक कोविड-19 हमने देख लिया, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर और तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी जो सेवरल अदर बैंक्स के द्वारा कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया है, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में हमारे यहाँ 6 मेंबर्स होते हैं, आपको अगर ध्यान होगा तो, जिसमें से 3 आरबीआई के, 3 भारत सरकार के होते हैं और उसको हेड आरबीआई के गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है, जो कि इस वक्त शक्तिकांत दास जी हैं। और ये 3 तरीके से होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे खैर, लेकिन उसके लिए अगर आपको चाहिए होगा तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। वो 3 सिर्फ नाम आप ध्यान रखिए, एक तो हॉकिश होता है, एक एकोमोडेटिव होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। ये 3 होता है। हॉकिश मतलब जब बढ़ाना हो, एकोमोडेटिव मतलब जब घटाना हो और न्यूट्रल मतलब जीरो, सेम। तो ये आपके सामने कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्रोथ है, सभी कंट्रीज का किस तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये आईएमएफ का डेटा है। तो ये आईएमएफ का डेटा जो है आपको दर्शा रहा है कि किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी जो है वो इस साल हमारा 6.8% जो प्रेडिक्ट किया गया। आप देखो किसी भी कंट्री का वर्ल्ड का आप एवरेज देखो 3.2 पे, एडवांस्ड इकोनॉमीज आप देखो, यूएस का आप देखो, यूरो जोन का, यूके का, जापान का, मतलब सभी के सभी, यानी कि एंटायर वर्ल्ड जो है वो क्राइसिस में चल रहा है, फिर भी भारत जो है वो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें फॉरेक्स रिजर्व्स, हमारे पास कितना ज्यादा डॉलर्स पड़ा हुआ है। तो पहले ये पिछले साल जो है वो 13 महीने के इंपोर्ट कवर के लिए था, लेकिन इस बार 9 महीने के लिए हो चुका है, थोड़ा घटा है। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स पहले से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे पास है वो हम 5th लार्जेस्ट में आप मान सकते हो। तो हमारा इतना पोजीशन तो अभी भी बना हुआ है। और ये कम होने का कारण ये भी था क्योंकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है काफी ज्यादा, आपने देखा होगा, चर्चा में रहा था। और इसके साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है, जब जब रुपए की वैल्यू गिरेगी तब तब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम कच्चे तेल को,
क्रूड ऑयल वगैरह जैसे आपको पता ही होगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा हम कहीं ना कहीं मेडिसिन वगैरह को, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इन सबको इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमको डॉलर देकर के खरीदना पड़ता है, क्योंकि हम रुपए से तो खरीद नहीं सकते हैं। तब जब हम डॉलर दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे डॉलर्स कहाँ जा रहे हैं, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो कम हो रहा है। तो ये एक कारण है, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट को भी बढ़ाता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है और जो एक्सपोर्ट है वो कम है। खैर, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, इस पे फोकस होना चाहिए, जिसको लेकर के मेक इन इंडिया वगैरह चीजें चालू है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह चालू है, जिसको लेकर के आपने कल के बजट के वीडियो को अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर के देखिएगा। तो वहां पर हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स वगैरह आ सके। तो भारत सरकार अपनी नीति को भी वो चालू करके रखे हुए हैं, किस तरीके से वो इनकम टैक्स वगैरह के पोर्टल को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं और मैनेज करना रुपी वॉलेटिलिटी, ये सारी चीजें आप फॉरेक्स रिजर्व्स में देख सकते हो। अच्छा, ये आपके जो सामने डेटा है ये आपको दर्शा रहा होगा कि किस तरीके से ग्रोथ आपको तीनों सेक्टर्स में देखने को मिल रहा होगा। जैसे ये आपको प्राइमरी सेक्टर पता ही होगा, रेड कॉलर जॉब वर्कर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा ब्लू कॉलर जॉब वगैरह के लिए। और ये सर्विसेज सेक्टर, ये टर्शरी हम सेक्टर इसको कहते हैं, और ये व्हाइट कॉलर जॉब के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके सामने तीनों का डेटा है। एग्रीकल्चर आप देखो कि एग्रीकल्चर फिर भी कहीं ना कहीं स्टेबल है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेकिन ये स्टेबल जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आप देखो इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री कैसा है कि यू बना रहा है, इंडस्ट्री थोड़ा सा यू शेप्ड रिकवरी की तरफ जा रहा है, थोड़ा ऊपर उठा था फिर से नीचे गिरना चालू हो चुका है। क्योंकि कैसा होता है कि एक लॉकडाउन आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर नीचे हो गया, तो चीजें इस तरीके से हैं। और आप सर्विसेज को अगर आप देखो, सर्विसेज ने तो लिटरली मतलब वी शेप्ड ही बना लिया है। वी शेप्ड, खैर इकोनॉमिक रिकवरीज के अलग अलग होते हैं। वी मतलब कि काफी सक्सेसफुल माना जाता है, आफ्टर जेड, जेड के बाद में वो बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है। तो ये आप ओवरऑल देख सकते हो किस तरीके से परसेंटेज है। नेक्स्ट हम आते हैं सीधा का सीधा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन वगैरह देखने को मिल रहा है। तो ये सीपीआई और सीपीआई फूड का है। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवरऑल आप देखो किस तरीके से ये ऊपर नीचे, लेकिन जब ये फूड वाला आप देखोगे तो फूड वाला काफी ज्यादा वोलेटाइल है। मतलब आप देख रहे हो, मतलब इतना नीचे फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे फिर थोड़ा ऊपर, तो ये जिगजैग चालू है, जो दर्शा रहा है कि हमारे जो खाद्यान्न पदार्थ हैं वो काफी वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल होने का कारण भी है ना, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा ना, कोविड-19 में लॉकडाउन लग गया, कई बार कैसे है कि किसान हमारे अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, कहीं हीट वेव्स बढ़ जा रहा है, तो इस तरीके से उनको उस तरीके से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है एनवायरनमेंट का, जो क्लाइमेट चेंज एक कारण बनता जा रहा है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो किस तरीके से डेप्रिसिएशन या फिर अप्रिसिएशन हुआ है यूएस डॉलर्स के खिलाफ में बाकी कंट्रीज का। तो उनकी करेंसी किस किस तरीके से रिजल्ट शो करी है। साउथ अफ्रीका का आप देख रहे हो, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया भी उसमें, इंडिया और चाइना लगभग सेम डेटा के साथ में है। तो कहीं ना कहीं इतना सबका मार खाया है। और इस तरीके से मेक्सिको वगैरह ने तो नेगेटिव में सीधा चीजें को दिखा दिया है। ये जो आप देख रहे हो ओवरऑल किस तरीके से रूपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, बाकी कंट्रीज की भी जो करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर्स के खिलाफ किस तरीके से डेप्रिशिएट कर रही हैं, ये उस चीज को दर्शा रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जो हम बात देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित हो सकती है, या फिर यूं कहे तो चल रही है। फिर ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आप देख सकते हो, स्टेट का इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है और कितना सेंटर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 12 और फाइनेंशियल ईयर 2022 में एवरेज रेट कितना है, 13% से बढ़ा है। ठीक है, 13% से बढ़ा है। और ये आपके सामने वो डेटा प्रस्तुत है फाइनेंशियल ईयर 12 का, और ये 22 का सेंटर और स्टेट का आप देख सकते हो। ये हम सीधा का सीधा 22 पे जब रुख करें तो ये आपके सामने वो डेटा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा कि 33% से ज्यादा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काम कर रहे हैं, यानी कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए है, जो कि अपने आप में हेल्दी माना जाता है। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कल बजट वाला वीडियो में देखा था कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सैलरीज पेंशन, तो वो उसकी जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा वो बढ़े। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देख रहे हो किस तरीके से ये बढ़ रहा है, आप देख ही रहे होंगे कि लगातार ये बढ़ने के ही क्रम में जा रहा है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपसे कहा जाए, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये कंसिस्टेंटली आपको अप्रैल टू नवंबर मंथ का जो चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ये कंसिस्टेंटली हर महीने बढ़ा ही है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही साबित होगा, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली वगैरह को नेगेटिव टर्म कंसिडर मान लेते हैं। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाए हुए है, क्योंकि आप इस समय देख रहे हो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा चंक ऑक्यूपाई किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं सीधा
और ये है बायंट टैक्स कलेक्शंस वगैरह का आपको दिखा रहा होगा। टैक्स बायंट कब माना जाता है? टैक्स बायंट तब माना जाता है जब आपको टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ के मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स का रेट जो है वो बढ़ाना नहीं पड़ा हो। ठीक है, हम क्या बोले, आप मानो 5% आप टैक्स लगा रहे थे किसी सामान पे, तो आप 5% ही टैक्स लगा रहे हो, लेकिन आपका जो कलेक्शन है वो आपको बढ़ के मिल रहा है। वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब उस सामान का डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, तो टैक्स बायंट आप देख सकते हो कलेक्शंस कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 का इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है। ठीक है, जीएसटी कलेक्शंस के फॉर्म में, और डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है। ये आपके सामने वो डेटा है। ठीक है, और ये आप बिल्कुल इस डेटा को देख सकते हो आपके सामने। और ये नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी दर्शा रहा है। नेक्स्ट आपके सामने है फैक्टर्स, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो एक तो हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात हुई है, जो कि हम आपको बताए भी। दूसरा है रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू सिटीज। अब जो लोग कोरोना के समय जो लॉकडाउन लगा, तो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे जो यूपी बिहार इन सब राज्यों से जो जाकर के काम कर रहे थे, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में, तो वो वापस अपने अपने शहरों में रुक कर लिए, क्योंकि कोरोना के समय तो वो गांव चले गए थे, अपने अपने घरों में थे। लेकिन अब जब इकोनॉमी खुली, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का ड्राइव चला, इंडिया कहीं ना कहीं सबसे तेजी से वैक्सीनेशन के मामले में आगे भी रहा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ वैक्सीनेशन कराएं अपने आप को और सुरक्षित किए उस कोविड-19 से, महामारी से। तो अब वो वापस शहरों में अपने आ चुके हैं, इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, काम चालू हो चुका है, तो इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। कहीं ना कहीं बैंक्स का भी जो ओवरऑल हालत है वो इंप्रूव हुआ है। एनपीएस 7 साल में काफी लो रहे हैं, सिर्फ 5% के आधार पे। तो ओवरऑल आप ग्रॉस नेशनल जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो वो आप देख सकते हो कि कम है। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ टू स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने की बात करी गई है। इसके लिए आपको कल हम स्कीम में बताए थे कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी लिंक्ड स्कीम, जिसके तहत ये है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो जिम्मेदारी लेती है कि अगर ये फलानी कंपनी किसी को अगर वो देते हैं लोन की, ये फलाना कंपनी के तरफ पे हम अगर वो डिफॉल्ट कर जाएंगे तो हम उनके बिहाफ पे लोन पे करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ा है। अब अगर आपके पास में पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन भी होगा। अगर कहीं ना कहीं आप पहले कैसा था कि अगर आप कल तक में किसी भी कंपनी का, मानो आपको ये था कि हाँ चलो नॉर्मल, हम ऐसा कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल लेकर के नहीं कह रहे हैं, लेकिन चलो आप कल तक अगर रियलमी का फोन यूज करते थे, तो आप अभी पैसे आ जाएंगे तो आप सोचोगे नहीं सैमसंग पे शिफ्ट कर जाए या फिर हम आईफोन पे शिफ्ट कर जाए। तो ये प्राइवेट कंजम्पशन, पैसे ज्यादा आने का ये भी एक कारण हो जाता है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ कारण था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रिफॉर्म्स की बात कर ले नए भारत के लिए। तो नए भारत के लिए देखिए, पहला तो यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों को मिलाना होगा, और उसी पे काम चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए तभी हो सकता है जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो कि हम उस पे काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो। गवर्नेंस को बहुत अच्छा किया जाए, पब्लिक गुड्स वगैरह को बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आपको ध्यान होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वगैरह, पीएलआई जो 14 कैटेगरीज के लिए है, इन सबको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो, प्रॉपर जो भी रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हो वो उन लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। जैसे मनरेगा वगैरह के लिए है तो लोगों को मतलब रोजगार मिल सके। कहीं ना कहीं अगर वो चीज राशन वगैरह का है जैसे, तो वो चीज उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे अगर मिलना चाहिए तो वो मिल सके। तो वो चीजों की बात की गई है कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। इसके अलावा एनहांसिंग प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स पीपल। तो ओवरऑल इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ग्रोथ की बात करी गई है। अब यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को सिंप्लीफाई करने की बात करी गई है। वो किस तरीके से? जैसे कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट को इंप्रूव किया जाए, इन्वेस्टर सेंटीमेंट को इंप्रूव किया जाए, साथ साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उससे बढ़ेगा। अच्छा, उसके अलावा गवर्नेंस को अच्छा किया जा सकता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वगैरह, जिसकी वजह से बैंक का हालत आज इंप्रूव हो पाया है कहीं ना कहीं, ये आप कह सकते हो। इसके अलावा रेरा वगैरह में अमेंडमेंट किया गया कि ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट में जो करप्शन होता था तो उस चीज को कम किया जा सके। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट किया गया और जन विश्वास बिल 2022 लाया गया, जिसके तहत कि काफी सारे जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, क्योंकि इसके पहले कैसा था कि वो एक प्रॉब्लम सा ही हो जाता था उसके वजह से। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि अब सबका साथ सबका विकास जो नारा है, तो नए भारत के लिए रिफॉर्म्स में हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल वही सेम स्लाइड ही है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट आप आ सकते हैं शॉक्स टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या शॉक्स लगे हैं और ये टाइमलाइन के तहत आपको डिफाइन किया गया है। 1998 से 2002 तक में क्या था, तो 1998 में जब हमने न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किया था, पोखरन, याद होगा अगर आप सभी को, तो उस समय सैंक्शंस लगा दिया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, तो सैंक्शंस लगा दिया गया था।
और ये सैंक्शंस के बाद में बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो उनके बैलेंस शीट्स वगैरह गड़बड़ा गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले तो देखिए सैंक्शंस लग गया, सारी कंट्रीज ने ट्रेड वगैरह करने से मना कर दिया। इसके अलावा कैसा है कि अब जब ट्रेड करने से यूएस वगैरह ने मना कर दिया, तो यूएस जैसा कि हमको बताया कि वो अगर मना कर देता है तो कोई भी और कंपनी आना नहीं चाहती है, तो उसकी वजह से बैंक बैलेंस शीट्स जो है वो गड़बड़ा गए, क्योंकि लोगों ने लोन ले लिया तो फिर वो रीपे नहीं कर पाए। फिर अलग अलग ड्रॉप्स देखने को मिला, टेक्नोलॉजी जो है वो बस्ट कर गई, और इसके अलावा यूएस में रिसेशन देखने को मिला 2008 का, काफी फेमस, आपको पता ही होगा, और 9/11 जो हमला हुआ था वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा 2014 से 2022 में क्या चीज आपको देखने के लिए मिली, तो बैंकिंग पीरियड का सुधार हुआ, नॉन बैंकिंग वगैरह का, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह का, इन सब में कहीं ना कहीं सुधार होने की जो गुंजाइश थी वो कम होती चली जा रही थी, क्योंकि लगातार स्ट्रेस फील कर रहे थे, पैंडेमिक शॉक ने अलग से वो झटका दे दिया। इसके अलावा फिर आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या किया गया, तो इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया। डीरेगुलेट करने का मतलब यह है कि आरबीआई को पावर ज्यादा से ज्यादा दिया गया कि आप इंटरेस्ट रेट को तय कर सको, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन वगैरह को बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को, जैसे 100% एफडीआई जो है वो अलाउड कर दिया गया है मेजर सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट के तहत, ठीक है। इसके अलावा एसेट रिकवरी जो है सरफेसी वगैरह के तहत बैंक्स का, वो लाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाया गया, भारतमाला, अगर आपको ध्यान होगा, पोर्ट्स को जोड़ा जा रहा है सागरमाला के तहत। एफआरबीएम एक्ट, ये आपको कल डिस्कस किए थे एनके सिंह जी, जो 15 फाइनेंस कमीशन के हेड है, उनकी अध्यक्षता में ये है। इसके अलावा यूनिक आइडेंटिटी वगैरह, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, और जैम ट्रिनिटी, जन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं कह सकते हो जीएसटी लीडिंग टू फॉर्मलाइजेशन, जीएसटी आने की वजह से कहीं ना कहीं जो फॉर्मलाइजेशन की तरफ है वो बढ़ पाया है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि प्राइवेट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वगैरह, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में आप कह सकते हो कि इसके आने की वजह से भी बैंक्स का हालत इंप्रूव हुआ है। प्राइवेटाइज करना चीजों को लेकर के, जैसे ज्यादा से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करना, अभी अगर एयर इंडिया लॉस में चल रहा था तो अभी वो टाटा को मिलने के बाद में कहीं ना कहीं क्या वो चीजें सुधर पाएंगी, बिल्कुल। बीएसएनएल वगैरह का, एलआईसी का, जैसे मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर्स को बेचने की बात हुई है, तो उस तरीके से। इसके अलावा टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करना और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना। इसके अलावा डीक्रिमिनलाइज करना ऑफेंसेस वगैरह को, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, वैकेंसीज वगैरह को फुलफिल करना, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को रिफॉर्म्स लाना, आत्मनिर्भर भारत की तरफ काम करना, और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना। ग्रोथ रिटर्न्स की बात कर ले तो कहीं ना कहीं यही सारी बातें घुमा फिरा करके आपको रहेंगी, आप पीडीएफ में जाकर के वहां पे अच्छे से पढ़ सकते हो। अब ये जो आपके सामने है ये आपको दिखाता है कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 2023 का, उसको लगभग हमने रीच किया, क्योंकि आपको भी पता है कि काफी ज्यादा भारत सरकार को सब्सिडी वगैरह इन सब में देना पड़ा, तो लगभग वो जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, अभी हम आपको एग्जैक्ट डेटा दिखाएंगे, तो वो हम रीच करते नजर आए। रेवेन्यू बायंसी ओवर लास्ट 2 इयर्स ये सस्टेन कर पाए, हाँ आपको इसका बायंसी, टैक्स बायंसी आपको समझा दिए, तो वही ये पॉइंट है। और जो मंथली जीएसटी कलेक्शंस है एवरेज, वो बढ़ता नजर आया है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता नजर आया है। इसके अलावा डेट टू जीडीपी जो है भारत का, वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में वो कम है, और पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट, तुरंत आपको आपके सामने ये 2022-23 का 6.4% आप देख सकते हो। एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यही है, तो जो भी एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.4% रहा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने फिस्कल डेफिसिट, खैर आप सबको पता ही होगा, बार बार हम नहीं, आप लेक्चर से जुड़े रहिए। आपको हो सकता है कि हम एक टॉपिक समझा रहे हो, लेकिन एक ही टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक हम हमेशा समझाते हैं, तो आप सिर्फ ईमानदारी से सुना करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसको जितना हो सके आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ एंजॉय करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ये चीज को दर्शा रहा है कि आरबीआई किस तरीके से इनको भी बढ़ाना पड़ा है रेपो रेट वगैरह, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही थी। अगर महंगाई कम नहीं होगा, इन्फ्लेशन कब होता है, जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अब अगर महंगाई ज्यादा है, उसके बावजूद लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सोचती है कि रेपो रेट बढ़ा दो। इससे क्या होगा कि रेपो रेट जब वो बढ़ा देंगे तो बैंक्स को कहीं ना कहीं वो भी अपना जो सेविंग्स रेट हम जो ओपन करते हैं उसमें जो हमें मतलब ब्याज मिलता है वो भी हमें बढ़ के मिलेगा, तो लोग पैसे जाकर के जमा कर देंगे, आइडल जो पड़ा हुआ होता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है वो हाइक करने का, बढ़ाने का, ठीक है। और ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो 7 साल के लो में 5%, जैसा कि आपको बताएं, काफी हेल्दी माना जाता है। इसके अलावा नॉन फूड जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी डबल डिजिट में देखने को मिला है।
नेक्स्ट हम आते हैं कि 10 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो स्टेबल माना गया है, यील्ड जो उस पे मिलता था वो स्टेबल रहा है 2022 में। फिर इसके बाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ ये आपका इंडस्ट्री वाला है वो एक्ट करता है काउंटर वेलिंग फोर्स एफपीआई आउटफ्लोज का रिसेंट ईयर्स में। और इंडिया ने डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट्स में जो फाइनेंशियल ईयर 23 का है उसमें आउट परफॉर्म कर दिया है अपनी बाकी इन्वेस्टर्स को। ये आपके सामने वो चार्ट भी है कि किस तरीके से भारत जो है, आप भारत का स्टॉक मार्केट आप देखो तो ये 3.9% के पॉजिटिव ग्रोथ पे है। बाकी आप किसी का भी देख लीजिए उठा करके, यूके, जर्मनी, चाइना, सबके सब नेगेटिव है। जापान, ब्राजील, यूएस, हालत खराब है सबका, आप देख रहे हो। लेकिन इंडिया एक ऐसी है जो कि पॉजिटिव आपको नजर आ रही होगी कि स्टॉक्स में उनका ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत सरकार ने किया क्या है डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो ज्यादातर हम इंपोर्ट्स करते हैं जिन पर, जैसे कि फेरन निकल वगैरह, कोकिंग कोल वगैरह, पीसीआई कोल वगैरह, इन सबको 0 पर ला दिया गया। ठीक है। फिर फेज वाइज रिडक्शन करने की बात हुई है, क्या एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पे लगाया जाता है उसको कम किया जाए। फिर कस्टम ड्यूटी वगैरह जो दिया जाता था उसको वेव कर दिया गया कॉटन वगैरह पे, और वीट के एक्सपोर्ट पर भी प्रोहिबिशन लगा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि गेहूं के दाम जो आपको पता ही है, रबी की फसलें उस हिसाब से हो नहीं पाई थी और ना ही यूक्रेन से ज्यादा गेहूं आ पा रहा था, तो कहीं ना कहीं गेहूं जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो गया था और अभी भी है, तो इस वजह से उस पर रोक लगाया गया। इन्फ्लेशन आप देख सकते हो कि किस तरीके से है, सीपीआई कंबाइंड ये आपके सामने, और ये आपके सामने जो है वो डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स तब जब वो, नाम से ही समझ में आ रहा है होलसेल, और सीपीआई कब, जब हम कंज्यूमर उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये इसी को डील करने के लिए एक्चुअली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसी चीज को टारगेट करती है कि सीपीआई 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, प्लस माइनस 2% और एग्जैक्टली 4% होना चाहिए। तो 2 से 6 के बीच में होना चाहिए सीपीआई। और उसके अलावा आप जैसा कि अभी हमने देखा कि वो चीजें जो है वो इन्फ्लेशन लगभग आपको अभी आगे के डेटा में हम देखेंगे किस तरीके से है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे ये 6.8% है 2022-23 का इन्फ्लेशन, और ये डब्ल्यूपीआई का तो खैर 11.5 पे आसपास है, लेकिन ये होना चाहिए 6%। तो ये टारगेट मीट हो रहा है? नहीं मीट हो रहा है, तो इसको लेकर के हमें कहीं ना कहीं बार बार काम करते रहना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि किस तरीके से भारत सरकार जो है वो अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना चाहती है। सोशल सेक्टर्स में काम करने के लिए पीएम श्री स्कूल्स वगैरह खोले गए हैं, ज्यादा से ज्यादा आईआईटी, आईआईएम ये सब की बात करी गई है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात करी गई है। तो ये आप देख सकते हो, ईपीएफओ का बेनिफिट मिल सके लोगों को। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात हुई है, 22 करोड़ ये जो जन औषधि योजना के तहत है आयुष्मान भारत, वो बेनिफिशियरीज की बात करी गई है। हेल्थ सेक्टर में ग्रांट दिया गया है लोकल बॉडीज को, तो ये पंचायती राज को पावर देने की बात हुई है। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम मानस जो आपको पता होना चाहिए, तो वो है ये, और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो हेल्थ पे भी ये सारा काम आपको नजर आ रहा होगा। मेजर इनिशिएटिव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए स्कूल्स एंड मतलब टीचर्स जो भी हैं स्कूल्स में उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दिया जा सके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह को ला करके, पीएम श्री स्कूल्स को सेटअप करके, सोशल सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वगैरह है, और ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए मनरेगा वगैरह में। इसके अलावा क्लीन कुकिंग फ्यूल को लेकर के उज्ज्वला योजना आपको पता ही है, 11 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिया गया है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के 13 लाख कैंडिडेट्स को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत स्किल दिया गया है। सैनिटेशन वगैरह को देखोगे तो 11 करोड़ जल के कनेक्शंस दिए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली जाए तो सौभाग्य स्कीम के तहत 3 करोड़। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ जुड़ा हुआ किससे है, कई बार डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे सौभाग्य, अब आपको नहीं पता है कि ये विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए सिर्फ ध्यान से सुनिए क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो, लेकिन आप इसको ध्यान से बस देखते रहिए। 2.1 करोड़ घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिए गए हैं, और ये हाउसिंग फॉर ऑल का है। और अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर में 2.2 करोड़ आयुष्मान भारत, ये जन औषधि योजना बेनिफिशियरीज, और ऑल वेदर रोड्स के लिए 7.5 लाख लगभग किलोमीटर रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं 2000 के बाद से अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, तो ये ओवरऑल रहा है। आप ऐसे मेंस में भी दिखा सकते हो बिल्कुल, और एग्जांपल्स के साथ में डेटा आप दिखाओ नहीं दिखाओ, लेकिन आप उन स्कीम्स को जोड़ सको तो ये बहुत ही बेस्ट आंसर माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग भी अगर आपको सीखना है तो वो इकोनॉमिक सर्वे को आप देख करके सीख सकते हो कि किस तरीके से आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए, डायग्राम्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज की बात कर लो तो भारत ने अपने एनडीसी जो है टारगेट, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जो हमारा अपना कंट्रीब्यूशन होगा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, उसमें हमने 40% का जो हमारा टारगेट क्या था कि 40% का ही, लेकिन उसको अब हम बढ़ा करके 50% कर दिए हैं कि 50% का जो हमारा इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होना चाहिए 2030 तक, क्योंकि 40% का तो हम रीच कर चुके हैं अभी से ही, तो उसको हम बढ़ा दिए हैं। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा कि 2030 तक वो 50% तक का इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जो है वो शेयर बढ़ाने की बात की गई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वगैरह की बात करी गई है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम कितना 5 मिलियन मेट्रिक टन बना सके बाय 2030, यानी कि हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट करने की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइफ, जो कि आप देखोगे कॉप जो ग्लासगो में हुआ था, वहां पर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात की गई। सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को लॉन्च करने की भी बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर की बात कर लो तो एफपी वगैरह जो है उसको भी फिक्स करने की बात की गई है, 1.5 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वगैरह, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ वगैरह देखने को मिल सके। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो इतना मिलियन टन का रहा है, वो भी आप ध्यान रख सकते हो 2021-22 में। इतने करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई है, तो जो भी वन लाइनर एग्जाम्स है अपने अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये इतना करोड़ का एलोकेशन जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट को देखने के लिए दिया गया है, ठीक है। ई नैम वगैरह को कवर करने के लिए भी यहाँ पे फंडिंग वगैरह है। और ये प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन आप देख सकते हो किस तरीके से एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है। जैसे पीएम किसान वगैरह तो चलो ठीक है, वो फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। फिर फसल बीमा योजना जो है वो लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है भारत का और दुनिया का, ठीक है। जैसे हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत है, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में पीएम फसल बीमा योजना है, और ना सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लार्जेस्ट है इंश्योरेंस वाले। फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू है जो कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन के लिए है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, तो ये भी आपको स्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ई नैम वगैरह का जो कि एक बिल्डिंग सिस्टम है, ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट होता है। और ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, जैसे टमाटर वगैरह किसी किसान का है और वो खेत में ही सड़ जा रहा है गल के, तो उस चीज को कहीं ना कहीं अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह लाई जाए, तो इसको ध्यान में रख करके ये सारा जो है वो रिफॉर्म्स आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इन पॉइंट्स को आप लिख करके नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये उस चीज को दर्शा रहा है कि जो 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष गया है उसमें जो पहला क्वार्टर, मतलब सॉरी दो क्वार्टर था शुरू का, यानी कि हाफ ईयरली वन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 2016 के बाद से बेस्ट ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा बाकी आपको आईआईपी वगैरह जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी हेल्दी नजर आ रहा होगा, जो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर सेक्टर्स को कवर करने के लिए होता है, जो कि 40% का वेटेज होता है उसका, ठीक है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर्स को क्रेडिट बढ़ाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काम किया गया है। फार्मा इंडस्ट्री में जो एफडीआई फ्लोज है वो 4 गुना से बढ़ा है, ठीक है। फिर आपके सामने ये है पीएलआई स्कीम से किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, तो कभी पीएलआई स्कीम पे आंसर एकदम से लिखने के लिए आ जाए तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो 14 सेक्टर्स को कवर करता है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए है, उससे जुड़ा हुआ ये है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें इतने एमएसएमईज वगैरह रहे हैं, इतना का इन्वेस्टमेंट। मेक इन इंडिया 2.0 आपको देखने के लिए मिल जाएगा 24 सब सेक्टर्स का। और डूइंग बिजनेस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वर्ल्ड बैंक वैसे निकालता था, अभी वो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको एनहांस करने के लिए इस तरीके से कुछ रिफॉर्म्स लिए गए हैं। सर्विस सेक्टर की बात कर ले तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला सर्विस सेक्टर वगैरह में भी, क्योंकि उसमें हम वैसे भी बेस्ट हैं और कोविड के बाद से काफी चीजें ऑनलाइन नजर आई हैं, तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ आपको देखने के लिए मिला। फिर इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ वगैरह हमने देख लिया सर्विस सेक्टर्स में। अच्छा, 75 डीबीयूज जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए। डीबीयूज क्या है? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जिसके लिए आपको डिजिटली ही सारी सेवा आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 75 वेटलैंड्स, जो सुबह हमने डेली करंट अफेयर्स देखा था वहां पे 75 वेटलैंड्स था और यहाँ 75 डीबीयू, तो ये आप दोनों को रिलेट कर सकते हो और इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। फैशन, ग्रोसरी और बाकी का जो जनरल मर्चेंडाइज है वो कैप्चर कर लेगा लगभग 2/3 इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का 2027 तक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि चीजें हैं, फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज वगैरह। फिर आपके सामने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये है, तो इस साल का 2022-23 का कितना रहा था? 563, जो कि घटा है, लेकिन स्टिल हमारे पास 9 महीने का इंपोर्ट करने का ये कैपेसिटी को रखता है और ये 6th लार्जेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से, तो 6 to 6.8% का 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ क्रेडिट किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ, तो ये 9.1% का 2022-23 का ये डेटा आप याद रख सकते हो, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके अलावा
एक्सटर्नल सेक्टर को लेकर के आप ध्यान दोगे तो भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है दुनिया में। सर्विसेज के मामले में तो हम टॉप पे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में हम 7th लार्जेस्ट हैं। और लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटांसेस का। रेमिटांसेस क्या कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इंडिया से, जैसे केरल सबसे ज्यादा केरल से ही जाते हैं, और किस कंट्री में जाते हैं तो यूएई में जाते हैं। तो रेमिटांस बहुत ज्यादा आता है, वहां का पैसा जो है वो डॉलर में कन्वर्ट होकर के भारत में आता है। तो ये रेमिटांस लेने में सबसे ज्यादा जो है वो भारत है, तो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटांसेस है। तो हमारा डायस्पोरा हर जगह है। इसके अलावा भारत जो है वो फॉरेक्स रिजर्व वगैरह में कहीं ना कहीं बेटर प्लेस नजर आ रहा है। और इसका जो एक्सटर्नल डेट रेशियो है, जो हम बाहर से उधारी लिए हैं, इस बार जो रेशियो बनता है ये भी कम है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। रेमिटांस में आप देख सकते हो भारत का, ये आपके सामने इंडिया टॉप पे, सेकंड पे मैक्सिको, फिर चाइना, लेकिन इंडिया जो है वो काफी आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी देख रहे होगे कि काफी ज्यादा बढ़ा है। ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस कितने तेजी के साथ में, लगभग आप देख सकते हो कि 126 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिला है सिर्फ इस साल। तो जो कि दर्शाता है किस तरीके से ऑनलाइन चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही हैं। तो इसको लेकर के सिक्योरिटी भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीएम गति शक्ति जो है वो नेशनल मास्टर प्लान, ये किस लिए कि सीमलेस मूवमेंट हो सके लोगों का और गुड्स का, तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह से ही जुड़ा हुआ ये भी है। यूपीआई जैसा कि आपको हम बताएं कि हाईएस्ट मार्क अभी तक का हासिल किया है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाया जाएगा ताकि भारतीय लॉजिस्टिक्स जो है वो compete कर सके ग्लोबली। फिर मेजर पोर्ट्स का कैपेसिटी जो है वो डबल किया गया 8 साल में। मेजर पोर्ट्स का कैपेसिटी जो है वो डबल किया गया। कितने मेजर पोर्ट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइन, जो ओपन नेटवर्क लाने की बात करी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क, जो कि लेंडिंग ऑपरेशंस से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा स्नैपशॉट है हमारे इस लेक्चर का भी। तो फिस्कल डेफिसिट आप याद रख सकते हो कितना का है, एक सेकंड सॉरी, फिस्कल डेफिसिट ये आपके सामने 6.4% का। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 563 बिलियन यूएस डॉलर्स का। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में ग्रोथ किस तरीके से है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो, 3.5% का। इन्फ्लेशन आपको याद रखना है सीपीआई वाला, क्योंकि यही इन्फ्लेशन आरबीआई भी कंसीडर करता है, जो कि 6.8 है। सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ 9.1% है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.1% है। जीडीपी ग्रोथ आपके सामने 6 to 6.8%। और इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। काफी वैल्यूएबल पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किया है। फिर भी कुछ छूट गया होगा तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम उसको आपको आराम से क्लियर करते नजर आएंगे। और ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो खुद भी अच्छे से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी अच्छे से दिखाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कहीं ना कहीं कमेंट करिएगा, जिससे हमें खुद भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छे ग्रेट कंटेंट आप सबके साथ लाने का और जुड़ने का, जो कि बिल्कुल पढ़ने में भी मजा आए, पढ़ाने में भी मजा आए। और एंजॉय करते रहिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक अच्छे लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।